हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। और आज हम नया सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आलोचना। ज़्यादा लेंथी नहीं जाएगा लेकिन वीडियो लेंथी जाएगी, ठीक है। सिर्फ 10 आलोचनाएं हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको कोई और आलोचना समझनी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। और साथ में आप प्लीज़ उसका PDF भी डाल देना, ठीक है, कि आपको कौन सी आलोचना पे चाहिए, यानी कि आप कौन सी आलोचना समझना चाहते हो। ओके गाइस, चलो। तो आज की हमारी जो आलोचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। इनकी आलोचना का नाम है कविता का भविष्य। ये हमारे जो आलोचना वाला पेपर है ना, उसमें सबसे पहली आलोचना है। बाय गॉड, बहुत खतरनाक कवि है ये तो चलिए इनके बारे में पहले समझ लेते थोड़ा सा कि आखिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है कौन, इनका हिंदी साहित्य जगत में क्या इनकी विशेषता है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले लेखक है जिन्होंने अपनी जाति परंपरा का गहन अध्ययन ही सिर्फ नहीं किया था, उसे आलोचकीय दृष्टि से भी देखा था, ठीक है। यानी कि अपने भारतीय जो साहित्य है उसका गहन अध्ययन, यानी कि अपने पुराणों ग्रंथों आख्यानों का, वेदों का, शास्त्रों का, उन्हें सिर्फ अध्ययन ही नहीं किया बल्कि उसके ऊपर आलोचना भी की, कि उसमें क्वेश्चन उठाए कि आखिर ऐसा क्यों है, ठीक है। इन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि से उन्हें देखा भी है। उन्होंने वेदों से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक के संस्कृत साहित्य का निरंतर प्रवाहमान धारा का अवगहन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पंडित जगन्नाथ जी के बारे में बताया जा रहा है। अगर हम पास भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें गाइस हम देखते हैं भरत मुनि से पंडित जगन्नाथ तक के टाइम पीरियड को हम मोस्टली पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पंडित जगन्नाथ संस्कृत साहित्य के सबसे अंतिम विद्वान या फिर क्या कहेगी आचार्य माने जाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पंडित राज जगन्नाथ तक के संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो नाट्य शास्त्र हो, चाहे कोई दूसरा हो, या वेद हो, आख्यान हो, उन्होंने उन सभी का काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया है, ठीक है। तो संस्कृत के साहित्य के निरंतर प्रवाहमान धारा का अवगाहन किया है, यानी कि उसे अध्ययन किया है, उसको समझा है, परखा है और उसमें क्वेश्चन उठाए हैं, एवं उपयोगिता तथा कलात्मक योगदान के प्रति एक वैज्ञानिक नजरिया अपनाया, ठीक है। तो वही है कि उन्होंने एक वैज्ञानिक नजरिया यानी कि आलोचनात्मक दृष्टि, उसके ऊपर क्वेश्चन उठा और उसे अपने उपयोग के, यानी कि आजकल का टाइम क्या है यार, आजकल का टाइम यही होता है कि जो अपने उपयोग में आ सकता है हम केवल उसी चीज को यूज करते हैं, बाकी और कोई चीज हमारे मायने नहीं करती। यहाँ पे वही है, उन्होंने वैज्ञानिक वहाँ पे नजरिया अपनाया, यानी कि उसे विज्ञान के माध्यम से उस पर तर्क वितर्क की, ओके। उन्होंने श्री हर्ष के संस्कृत महाकाव्य नैषधीय चरितम पर अपनी पहली आलोचना पुस्तक नैषध चरित चर्चा नाम से लिखी, जो कि 1899 की है। तो इनका जो सबसे पहली रचना है उसका नाम क्या है, नैषध चरित, जो कि एक संस्कृत का महाकाव्य है जिसका नाम है नैषधीय चरितम, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी पहली आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नैषध चरित, ठीक है, जो संस्कृत साहित्य पर हिंदी में पहली आलोचनात्मक पुस्तक भी है। फिर उन्होंने लगातार संस्कृत साहित्य का अन्वेषण, विवेचन, मूल्यांकन किया, ठीक है। ये कुछ ऐसे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड डाल देते हैं जिनकी मीनिंग तो एकदम नॉर्मल होती है, लेकिन डाल के जाने कौन सी अपनी काव्य में, अपनी आलोचना में इतनी हैवी डिटेल दिखाते हैं। चलिए, ठीक है, सीधा सीधा सा है कि उन्होंने उसका गहन अध्ययन किया। उन्होंने संस्कृत के कुछ महाकाव्यों का हिंदी में औपन्यासिक रूपांतरण भी किया, ठीक है। यानी कि जो संस्कृत के महाकाव्य थे उसका हिंदी में रूपांतरण कर दे, जिसे अनुवाद हम कहते हैं। तो क्या है इसमें औपन्यासिक, यानी कि जो महाकाव्य थे उन्हें उपन्यास की शैली में रूपांतरित किया, जिसमें कालिदास द्वारा रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, किराता अर्जुनीय प्रमुख है, ठीक है। ये सब उन्होंने वेदों वहाँ काव्यों को उन्होंने अनुवाद करके हिंदी में रूपांतरित किया है। संस्कृत ब्रज भाषा और खड़ी बोली में स्फुट काव्य रचना से साहित्य साधना का आरंभ करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत और अंग्रेजी से क्रमशः ब्रज भाषा और हिंदी में अनुवाद कार्य के अलावा प्रभुत समालोचनात्मक लेखन किया है, ठीक है गाइस। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन्होंने ब्रज और हिंदी भाषा में अनुवाद कार्य किया, यानी कि अनुवाद कार्य इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को संस्कृत में, ब्रज भाषा को अवधी में, ठीक है। ऐसे अनुवाद का कार्य इन्होंने बहुत किया है, किसमें, संस्कृत, ब्रज, खड़ी बोली, इन सभी में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है। साथ ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संस्कृत और अंग्रेजी से ब्रज भाषा हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया है, ठीक है। समालोचना लेखन किया है। उनकी मौलिक पुस्तकों में नाट्यशास्त्र जो कि 1909 की है, विक्रम अंक, देव चरितचार्य 1907 की, हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907 की, संपत्ति शास्त्र 1907 प्रमुख है, तथा अनुदित पुस्तकों में शिक्षा,
हर्बर्ट स्पेंसर के एजुकेशन का अनुवाद भी इन्होंने किया है, ठीक है, वाओ, इन्होंने इनका अनुवाद भी किया है। स्वाधीनता जॉन स्टुअर्ट मिल की ऑन लिबर्टी का अनुवाद भी इन्होंने किया है। यानी कि उन्होंने इतनी सारी संस्कृत की पुस्तकों का हिंदी में और साथ ही अंग्रेजी की पुस्तकों का हिंदी में इन्होंने अनुवाद कार्य किया है, ठीक है। ये सारे नाम है, ये नाम याद करने को कर लेना। अगर आपको इन द फ्यूचर अगर MA नेट GRF का एग्ज़ाम देना है तो इन सब चीज़ों को याद कर लेना। आप जाके बाहर से एक्स्ट्रा बुक लोगे, इससे अच्छा आप अभी से पॉइंट्स बनाना स्टार्ट करो। बस यही फेक एडवाइस मत लेना। इस संचयन के संपादक भारत यायावर, जिनका जन्म 29 नवंबर 1954 हजारीबाग में हुआ, ठीक है। तो इनके संचयन यानी कि इन्होंने जितनी भी अभी तक रचनाएं करी उन सभी के जो संपादन कार्य किया है वो भारती यायावर ने किया है। हिंदी साहित्य की खोजी अध्येता और मूल कवि है, ठीक है। ये जो भारती यायावर है ये हिंदी साहित्य के खोजी अध्येता है। ये खोज कवि करते रहते हैं, बहुत ही एक मूल बहुत ही अच्छे कवि हैं, ठीक है। आपके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, आपके किसके, देखो गाइस यहाँ पता है क्या होता है कि ये जो आलोचना है ना, इसमें आपके, इसके, उसके, इस तरह ये सब जो शब्द आते हैं ना, ये ना पूरी पूरी आलोचना करो, पूरा थीम चेंज कर देते हैं। तो ये आपने ऐसे शब्दों को ना समझने की ना जरा कोशिश किया करो, ठीक है। चलो आगे समझाऊंगी। आपके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपके फणीश्वर नाथ रेणु की यात्रा तत्र बिखरी रचनाओं को 1 दर्जन पुस्तकों के रूप में संपादित किया है। आपने रेणु रचनावली तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के संपादन के अलावा 10 अन्य पुस्तकें भी संपादित की है। पुष्किन सम्मान 1957 सहित अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त यायावर हिंदी के प्राध्यापक है तथा विपक्ष पत्रिका के संपादन प्रकाशन का से संबंधित है, ठीक है। तो ये भारती यायावर जी के बारे में बताया था थोड़ा सा कि ये बहुत ही ज़्यादा घुमका टाइप के हैं, इनको पुरस्कार भी मिला है, इन्होंने प्राध्यापक यानी कि प्रोफेसर रह चुके हैं, ठीक है। और विपक्ष पत्रिका जो इनकी पत्रिका है, इन्होंने उसके विपक्ष का संपादन कार्य भी उससे संबंधित है। ये यहाँ पे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का थोड़ा सा आ जाता है, थोड़ा सा क्या, हमें इनके बारे में बहुत पढ़ना है। आपको तो पता है ना महावीर प्रसाद द्विवेदी, जब भारतेंदु युग आता है तो उसके बाद द्विवेदी युग आता है, ये वही महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनका पूरा नाम है। ये ऐसे देखो, आज से पहले कभी किसी को हिंदी जगत में किसी को भी आचार्य नाम ऐसे नहीं दिया जाता था, लेकिन ये पहले ऐसे रहे हैं कवि, एक ऐसे पहले आलोचक रहे हैं जिनको आचार्य की उपाधि दी गई है। क्योंकि इनकी जो क्या थी, न्यूज़पेपर का जो नाम था क्या था, सरस्वती, जो सरस्वती नामक इनकी जो पत्रिका थी, समाचार पत्र था, इन्होंने उसके माध्यम से हिंदी भाषा को और ज़्यादा सुस्पष्ट, सुसंस्कृत, सुसभ्य और जो भी आपको अच्छे से वर्ड मिलते हैं पॉजिटिव वाले वर्ड वो सारे आप जोड़ते हैं, ठीक है। तो इन्होंने हिंदी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बेहतरीन और उत्तम से भी उत्तम, श्रेष्ठ और बहुत ही सुलझी हुई हिंदी में परिवर्तित कर दिया था, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर इनकी आलोचना पढ़ेंगे कविता का भविष्य, वो भी ईजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, जो कि मैं समझाऊंगी, क्योंकि मेरे को क्लियर हो गया इसलिए गाइस, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनका जन्म 15 मई 1864 में हुआ, उनका निधन 21 दिसंबर 1938 में हुआ, ठीक है। तो इस हिंदी साहित्य के, इनका साहित्य हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास का आदिकाल है। तो यहाँ पे क्या है, इनका ये जो साहित्य है यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का अगर हम साहित्य काउंट करते हैं तो इनका साहित्य हम आधुनिक हिंदी में काउंट नहीं करते, आधुनिक हिंदी के आदिकाल में करते हैं। देखो आधुनिक हिंदी जो है ना, या फिर ये कहे कि हिंदी साहित्य जो है, क्योंकि हिंदी साहित्य, ठीक है, ये हिंदी साहित्य, ब्रज साहित्य, संस्कृत साहित्य, हम इसमें जो रामचरित रचना हुई है, महाभारत की रचना हुई है, हम वो इसमें काउंट नहीं करते। हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ हिंदी की रचनाओं को काउंट करते हैं, जो कि कब से आते हैं, चंद बरदाई के टाइम से आते हैं, या फिर आदिकाल के टाइम से हम काउंट करते हैं। तो हम हिंदी की जब बात करते हैं ना, तो हिंदी भारतेंदु युग से स्टार्ट होता है। हिंदी का आधुनिक इतिहास, हिंदी का आधुनिक इतिहास तो भारतेंदु और ये जो द्विवेदी जी का युग है ना, ये हिंदी के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आदिकाल में आ जाता है। फिर आदिकाल के बाद आता है मध्य का काल। मध्यकाल में आप छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद कर सकते हैं। फिर आधुनिक काल के अंतर्गत नई कविता और कविता ये सब आ जाते हैं, और आज का टाइम पीरियड आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे वही कहा गया है कि साहित्य आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास का आदिकाल है। ये सेंटेंस बस नाम का बड़ा, शब्दों का अगर आप तोड़ दोगे ना पूरा क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। फिर इसका क्या कहते हैं, इसका पहला चरण भारतेंदु युग और दूसरा द्वितीय युग है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात की गई है कि आदिकाल, आदिकाल क्या होता है, जो सबसे पहले वाला होता है, आदि और अंत, है ना, ये दो होते हैं जो शब्द मिलजुल बन अपना तुकांत मिलाते हैं, आदि और अंत तक। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, आदि यानी कि एकदम स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग का टाइम, तो उसमें भारतेंदु युग और द्वितीय युग माने जाते हैं। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो बहुभाषाविद होने के साथ साथ साहित्य के इतर विषयों में भी सम्मान रुचि रखते थे। ठीक है, बहुभाषाविद यानी कि उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, और साहित्य के इतर विषयों में यानी कि साहित्य के और भी कई सारे विषय हैं, तो उन सभी में वो अपनी रुचि रखते थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का 18 वर्षों तक संपादन कार्य किया। ठीक है, सरस्वती पत्रिका जो कि द्वितीय युग की सबसे फेमस पत्रिका है। पत्रिका होती है मैगजीन, ठीक है, न्यूज़पेपर नहीं होता, पत्रिका मैगजीन को कहते हैं। हिंदी पत्रकारिता में एक कीर्तिमान स्थापित किया। ठीक है, हिंदी पत्रकारिता जगत में इन्होंने एक कीर्तिमान यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन वाला कार्य किया। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित समालोचक थे। ठीक है, जिन्होंने समालोचना की कई पुस्तकें लिखी। वह खड़ी बोली हिंदी की कविता के प्रारंभ और महत्वपूर्ण कवि थे। ठीक है, प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कवि थे। आधुनिक हिंदी कहानी उन्हीं के प्रयत्न से एक साहित्यिक विधा के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकी। ठीक है, हिंदी कहानी किसके, महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्नों के बाद ही, उन्हीं के मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्नों के बाद ही साहित्यिक विधा के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकी। वे कौन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक भाषा शास्त्री, अनुवादक, रचनाकार, व्याकरण, इतिहासज्ञ, अर्थशास्त्री होने के साथ साथ विज्ञान में गहरी रुचि रखने वाले भी थे। ठीक है, यानी कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था और वो अपनी रुचि के अनुसार चीज़ों में कार्य किया करते थे। तभी तो सरस्वती संपादन के उनके 2 दशकों का काल, 2 दशक यानी कि एक दशक के अंतर्गत 10 साल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं 2 दशकों का काल। ठीक है, यानी कि 18 वर्ष, लगभग 20 ईयर्स ही हो गया ना, तो वही कह रहे हैं कि 2 दशकों का काल आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में द्वितीय युग के नाम में अभिहित है। ठीक है, अभिहित है यानी कि उसमें शामिल है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के पहले साहित्यकार हैं, वो ऐसे पहले साहित्यकार हैं जिन्होंने आचार्य की उपाधि मिली है। इसके पूर्व संस्कृत में ही आचार्य की परंपरा थी। ठीक है, मैंने अभी आपको क्लियर किया कि संस्कृत के जो संस्कृत आचार्य हम देखते हैं, भारतीय काव्यशास्त्र जब हम देखते हैं तो उसमें हमें ज़्यादातर आचार्य लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य जगत में हमें आचार्यों की उपाधि किसी को दी हुई नहीं मिलती। लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ये ऐसे पहले व्यक्ति है, ऐसे पहले साहित्यकार है जिन्हें आचार्य की उपाधि दी गई है। फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार, डॉक्टर रामविलास शर्मा ये भी बहुत महान वाली हस्ती है। ठीक है, इनकी भी आलोचनाएं हमारे इस पेपर में लगी हुई है। मैं आपको इसका सिलेबस डाल दूंगी, एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगी। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि हमें कौन कौन सी आलोचना करनी, मेरा भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार द्विवेदी जी का असली महत्व इस बात में है कि उन्होंने हिंदी भाषा क्षेत्र में उस आधुनिक विचारधारा का प्रसार किया जिससे कि हिंदी नव जागरण तीसरा दौर संभव हुआ। ठीक है, हिंदी नवजागरण का तीसरा दौर संभव हुआ। द्विवेदी जी ने समाज और संस्कृति दोनों की ही समस्या का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण कर हिंदी भाषा जगत को स्वाधीन प्राप्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनका उद्देश्य था सामंती और औपन्यासिक व्यवस्था को समाप्त कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जनवादी व्यवस्था कायम करना। उनका भाषा संशोधन का कार्य न युग की भाषा खड़ी बोली के प्रतिमानीकरण में अनन्य सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इतना लंबा चौड़ा इनकी क्या करें, इनकी तारीफ करने के लिए इतना लंबा चौड़ा इन्होंने शब्द लिखा जो कि हमें भी समझ में नहीं है, लेकिन इसकी सीधी सीधी सी मीनिंग यही है कि ये उनकी तारीफ करे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने नव जागरण का तीसरा दौर उनके संभव हुआ। ठीक है, नव जागरण, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो नव जागरण क्या है कि एक बार ना भारतेंदु युग में ही माना जाता है, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जो नव जागरण का तीसरा युग है, यानी कि नव जागरण जो है पहले भी आ चुका है। नव जागरण अगर हम देखें तो जब एकदम अगर हम हिंदी की बुक पढ़ते हैं यानी कि भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले जब लड़ाई हुई थी वो 1700 कुछ में हुई थी। फिर सेकंड लड़ाई कब हुई थी, भारतेंदु युग के टाइम पे हुई थी। ठीक है, ये 2 दौर आ गए। फिर ये जो तीसरा दौर हुआ यानी कि अगर हम स्वाधीनता के टाइम की बात करें तो कहीं ना कहीं
द्विवेदी जी का योगदान था स्वतंत्रता के लिए। उसमें नया दौर, वो जो तीसरा नया दौर आया, उसमें कहीं ना कहीं द्विवेदी जी का भी हम योगदान देखते हैं, है ना। अगर आप हिंदी साहित्य देखते हो तो उसमें 1757 के आसपास की पहली लड़ाई हुई थी, फिर सेकंड लड़ाई 1857 की हुई थी, फिर थर्ड लड़ाई जो हुई थी, हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था एक समझौता करने के बाद, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नवजागरण के इस तीसरा दौर जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की कहीं ना कहीं उसमें देन है, ठीक है। तो उन्होंने क्या, समाज और सांस्कृतिक दोनों ही समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया, ठीक है। जो समाज की और संस्कृति की जो समस्याएं हैं उसका वैज्ञानिक ढंग से, ठीक है, उसके ऊपर आलोचना, टीका, टिप्पणी लिख लिख के लोगों को जागरूक किया, सचेत किया, ठीक है। उस टाइम पे क्या था ना कि पत्रिका के ही माध्यम से लोगों को सचेत किया जाता था। और एक साहित्यकार है, वो अपने विचारों को, चूंकि साहित्यकार क्या है, वो समाज का एक जन नहीं है, वो क्या है, समाज को लेकर साथ, उसे अपने साथ लेकर चलता है, मशाल दिखाते हुए चलता है ना। अगर आप जब भी देखोगे ना, साहित्यकार की ऐसी भूमिका निभाई जाती है कि साहित्यकार क्या है, मशाल लेकर सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति है, जो पूरे समाज को, पूरे जगत को रोशनी, रास्ता दिखाते हुए सबके आगे चल रहा होता है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि इन्होंने वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया है हिंदी भाषी जगत को स्वाधीनता प्राप्ति, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि स्वतंत्रता के टाइम की, और इन्होंने अपने देश को उसकी तरफ और प्रेरित किया कि हमें स्वाधीनता चाहिए, हमें स्वराज चाहिए, है ना। तो उसकी दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनका उद्देश्य, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का यहाँ पे उद्देश्य कह रहे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का उद्देश्य क्या था। उनका उद्देश्य इतना ही था कि सामंती और औपन्यासिक, ठीक है, सामंती जो कि भारत में पहले से ही थी, सामंतवाद पता है क्या होता है, ये सामंती लोग होते हैं और अपने समाज में जो पुराने रीति रिवाज होते हैं, इन्हीं को सामंती व्यवस्था कहा जाता है। क्योंकि हमारे पास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक आलोचना लगी हुई है, तो उसमें सामंती व्यवस्था बहुत है। वो तुलसी का साहित्य है, ठीक है। और उनके बारे में थोड़ा सा मेरे को उस आलोचना का भी पूरा नाम याद नहीं आ रहा। देन उसमें ना सामंती व्यवस्था के ऊपर बहुत सारी चर्चा की गई है, तो हम वो पढ़ेंगे। तो सामंती का मतलब पता है क्या होता है, यही होता है कि सामंती व्यवस्था, ये सेठ साहूकार ये सब, और साथ ही समाज में ये जो पुराने रीति रिवाज है ना, इन्हीं सबको सामंती व्यवस्था कहते हैं। जैसे प्रेम भाग का शादी करना, ये सब आ जाता है। क्योंकि सामंती व्यवस्था में क्या होता है ना कि अगर माँ बाप चाहेंगे तब शादी होगी, वो जिसे चाहे वैसे शादी करवाएंगे। जातिवाद और साथ ही नारी पुरुषवादी समाज, ठीक है, ये सब जो होता है सामंती व्यवस्था के अंतर्गत आए। और औपन्यासिक का मतलब तो आप समझते ही हैं कि अपने देश को औपनिवेशिक बना लेना, यानी कि किसी के अधीन बना लेना। तो अंग्रेजों का शासन था, हमारा देश जो था पहले से ही औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत समाहित था। तो यहाँ पे वही कह रहे कि सामंती औपन्यासिक व्यवस्था को समाप्त कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जनवादी व्यवस्था को कायम करना, ठीक है। जनवादी, जहाँ पे जन को इम्पोर्टेंस दी जाए, एक व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दी जाए। क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि लोग केवल नारी सौंदर्य, युद्ध, लड़न, वीरता, बस यही सब हम देखने को मिलता है। लेकिन जब से आधुनिक युग आया है, तब से लोगों ने जन सामान्य को इम्पोर्टेंस दी, ठीक है। जो लघु मानव है, ठीक है, व्यक्तिवाद की यहाँ पे प्रधानता है, स्वच्छंदतावाद आया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें आई जो जन सामान्य को लेकर चलने लगी। ओके, फिर उसके बाद है उनका भाषा संशोधन का कार्य, ठीक है। उन्होंने भाषा को सुधारा, उसका जो कार्य किया। नए युग की भाषा खड़ी बोली के प्रति मान्यकरण में अनन्य सिद्ध हुई। तो इनका जो कार्य था भाषा संशोधन का, वो खड़ी बोली के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत ही श्रेष्ठ सिद्ध हुई, है ना। कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया ना मैंने। चलो अब कविता का भविष्य, ये तो और लेंदी है, पता नहीं आप सब कैसे पढ़ोगे, सुनोगे। चलो कविता का भविष्य सुन लो, समझ लो। जहाँ पे क्लियर ना हो आप वहाँ पे पेज नंबर डाल देना, पैराग्राफ नंबर लिख देना, ठीक है। मैं उसे आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पर, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं करना कि ये समझ में नहीं है वो समझ में नहीं है, वैसे ऐसा तो आप सब करते ही नहीं हो। आपको मेरी वीडियो क्या छोड़ो। कविता का भविष्य, संसार परिवर्तनशील है, ठीक है, एकदम सत्य बात है। संसार क्या है, परिवर्तनशील है, क्योंकि वह उन्नतिशील है, क्योंकि उसमें उन्नति होती रहती है। स्थिरता जड़त्व का सूचक है। स्थिरता यानी कि रुक जाना, जड़त्व यानी कि जड़ हो जाने का। जड़ क्या होता है, जो कहीं आ जा नहीं सकता, जड़त्व होने का सूचक है। जो जड़ नहीं है वह जंगम है, ठीक है, जो जड़ नहीं है वो जंगम है, यानी कि यहाँ से वहाँ आ जा सकते हैं। उनकी गति अवरुद्ध नहीं होती, उनकी गति क्या है, अवरुद्ध, यानी कि रुकती नहीं है। गाइज यहाँ पे ना पता है ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसकी ना मीनिंग आपको लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अवरुद्ध, ये शब्द आ गया कि अवरुद्ध नहीं है, और क्या
कि जो जड़ नहीं है वह जंगम है। जंगम का अर्थ यानी कि वो चल सकते, चल फिर सकते, ठीक है। उनकी गति अवरुद्ध नहीं है, यानी कि वो कहीं पे भी रुक नहीं सकते। अवरुद्ध का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। उनकी गति अवरुद्ध नहीं है। मानव जीवन का जो स्रोत अनादिकाल से बह रहा है, मानव जीवन का, ठीक है। मानव जीवन का स्रोत क्या है? मानव जीवन का स्रोत जो अनादिकाल से बह रहा है वो उद्देश्य ही नहीं है, यानी कि मानव जीवन का कहीं ना कोई तो स्रोत है, कहीं ना कहीं से मानव जीवन का आरंभ हुआ है। और वो क्या है? बहुत ही अनादिकाल से, अनादि यानी कि बहुत ही लंबे टाइम से चला आ रहा है, वो उद्देश्य ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मानव जीवन का कोई उद्देश्य क्या है। अगर आप एक सारी चीजें छोड़ के, सब चीजें छोड़ के अगर आप एक दृष्टि से देखो कि आखिर इंसान जी क्यों रहा है, अगर आप एक क्वेश्चन करो कि आखिर हमारे इस जीवन का महत्व क्या है। मोस्टली इंसान क्या समझता है कि इंसान इस जीवन में आया है तो अपने सुख दुख भोगने के लिए आया है ना, वो भोगेगा फिर वो मर जाएगा, इसी जीवन चक्र में वो बार बार पिसता रहेगा। तो यहाँ पे वही पूछ रहे हैं कि मानव जीवन का जो स्रोत अनादिकाल से बह रहा है, यानी कि मानव जन्म ले रहा है फिर मर रहा है, ले रहा है जन्म ले रहा है मर रहा है, ये जो स्रोत बहा जा रहा है वो उद्देश्य ही नहीं है, वे किसी एक लक्ष्य की ओर जा रहा है। क्या? वो किसी एक लक्ष्य की ओर जा रहा है। यहाँ पे उन्होंने बात रखने की कोशिश की है कि वो एक किसी लक्ष्य की ओर जा रहा है, परंतु उसका प्रवाह कभी पहाड़ी, जंगलों और कभी समतल, तो उसका प्रवाह कभी पहाड़ी, समतल, भूमि यानी कि भूमि से होकर अब तक असंख्य मनुष्य इस स्रोत में बहकर काल के अनंत गर्भ में लीन हो गए, है ना। यहाँ पे वही मीनिंग है कि इंसान पैदा हो रहा है, फिर जन्म ले रहा है, फिर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है ना। कि अब तक वे असंख्य जो मनुष्य हैं वो इस स्रोत में बहकर यानी कि वो आते हैं, इस भूमि को देखते हैं और फिर मर जाते हैं। तो ये देखो गाइस, कहीं ना कहीं इसको ना नदी से प्रेरित किया जा रहा है। जैसे नदी का एक स्रोत होता है पहाड़ियाँ, वो पहाड़ियों से निकलती है, फिर वहां से बहते 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 वो कहीं ना कहीं किसी गर्भ में यानी कि समंदर में जाके वो लीन हो जाती है। तो यहाँ पे मनुष्य को नदी की तरह यहाँ पे उससे तुलना की जा रही है। यानी कि गाइस पता है क्या है, इन साहित्यकारों की ना एक विशेषता होती है कि ये पेड़ पौधे को लेके उसकी जीवनचर्या को लेते हैं और उसके अंतर्गत किसी और चीज को फीड कर देते हैं। कभी समझने की कोशिश करना, बहुत इंटरेस्ट आता है और फिर उससे पता है आपको ना समझ में और ज्यादा आसानी हो जाती है। वैसे कई का समझ में कंफ्यूजन होती है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे ये कह रहे हैं नदी के माध्यम से, नदी की सारी विशेषता यहाँ पे डाल के मानव की खूबियों को उभार रहे हैं ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि इस स्रोत में बहकर काल के अनंत गर्भ में लीन हो जाते हैं, परंतु उनमें से कुछ लोग इस स्रोत में अपने चिन्ह छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पे अपने चिन्ह छोड़ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऐसे जो महान हस्तियां हैं, यानी कि महान हस्ती, यार हम महान हस्ती हमेशा कमेंट के तौर पे वर्ड यूज करते हैं, फिर भी ये जो महान महान लोग रहे हैं, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के नव सेनानी रहे हैं, इन सभी ने अपने कहीं ना कहीं चिन्ह छोड़े। तो यहाँ पे उन्हीं की बात की जा रही है कि वो इस स्रोत में यानी कि ये जो उनका दिनचर्या, इनका जो जीवन बीत रहा है, वो कहीं ना कहीं वो अपने चिन्ह छोड़ जाते हैं। उनके भाव और विचार भाषा के रूप में अभी तक वर्तमान है, ठीक है। उनके भाव, उनकी क्या भावनाएं रही थी, उनके क्या विचार रहे, वो अभी तक वर्तमान है। जो भाषा आज हम बोल रहे हैं वह हमारी पैतृक संपत्ति है, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो क्या है, हमारी पैतृक संपत्ति, यानी कि हमारे माता पिता द्वारा दी हुई वो संपत्ति है। जो भाषा हम बोल रहे हैं, जैसे कि मैं भी बोल रही हूँ, ये क्या है, यार मैंने अभी खुद तो इसे क्रिएट नहीं किया है ना, खुद क्रिएट नहीं किया, कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप ने मेरे को सिखाई है, तभी मैंने बोलना सीखा है ना। और हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप ने, उनके माँ बाप को उनके माँ बाप ने, तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति है जो बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे के माध्यम से हम तक आई है, ठीक है। हमारे पूर्वजों की अर्जित की हुई है। जो जो नए नए भावों की वृद्धि होती है, ठीक है, जब नए भावों की वृद्धि होती है तो भाषा के रूप में परिवर्तन होते जाते हैं ना, तो भाषा के रूप में परिवर्तन होते चले जाते हैं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों द्वारा हमें दी गई एक संपत्ति की तरह है, जिसे हमारे पूर्वजों ने अर्जित किया है। फिर आगे क्या कहते हैं, जो जो नए नए भावों की वृद्धि होती जाती है तो भाषा के रूप में परिवर्तन होता जाता है, ठीक है। जब नई भावना, कोई नई फीलिंग आती है तो भाषा के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे कि आज का टाइम पे देख लो, हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है, तभी तो हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और साथ ही उर्दू भाषा के शब्दों को यूज़ करते हैं ना। जैसे कि मैं भी मोस्टली थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, थोड़े अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करती हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे को अपनी भावनाओं को
आपके सामने प्रस्तुत करना होता है तभी मैं अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग करती हूँ, है ना। तो यहाँ पे वही है कि जिस तरह से भावों की वृद्धि होती है तो भाषा के रूप में परिवर्तन होते चले जाते हैं। अनंत काल से मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए चेष्टा करते आ रहे थे, ठीक है। तो हमारी वर्तमान भाषा उसी का परिणाम है। भविष्य में उसका क्या रूप होगा ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है। बहुत सीधी बात है, बहुत आसान बात है, समझ में आया होगा आशा करती हूँ। फिर आगे है, भाषा की उन्नति के साथ ही साथ कविता की उन्नति होती है, ठीक है। अब भाषा के साथ कविता को वो यहाँ पे, चूंकि हमारे आलोचना का नाम ही है कविता का भविष्य, ठीक है। तो कविता का भविष्य क्या होगा, इसी उद्देश्य को लेकर इन्होंने ये यहाँ पे रचना की है। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, सॉरी, कि भाषा की उन्नति के साथ ही साथ कविता की उन्नति होती है। कविता है भावों की अभिव्यक्ति। कविता क्या है, भावों की अभिव्यक्ति। और कहीं ना कहीं भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ती है और उसी भाषा से हमारी कविता बनती है ना। तो कवि अपने समय का प्रतिनिधि स्वरूप होता है, अपने टाइम पीरियड का प्रतिनिधि स्वरूप होता है ना। ये बात हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि कवि जो होता है अपने टाइम पीरियड को ही, अपने समय काल को ही अपनी कविताओं में प्रस्तुत करता है। यहाँ पे वही है कि कवि जो है अपने समय का प्रतिनिधि स्वरूप होता है, इसलिए उसकी कृति में उस समय के भावों का प्रतिबिंब लक्षित होता है, ठीक है। उस समय के भावों का, यानी कि उस टाइम से, उस समय में लोगों के मन में क्या भावनाएं हैं, ये सभी उनके काव्य में हमें प्रतिबिंबित यानी कि हमें दिखता है, देखने को मिलता है। अभी जितने काव्य उपलब्ध है, ठीक है, अभी तक जितने भी काव्य उपलब्ध है उनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि किस समय किस भाव की प्रधानता रही है। अतीत को देखकर वर्तमान से उसकी तुलना करके हम भविष्य के विषय में कुछ अनुमान कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइन सबसे ज्यादा अच्छी है कि हम अतीत को देखकर वर्तमान की तुलना कर सकते हैं कि अतीत में क्या घटित हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है, और इन दोनों को हम मैच करके कि भविष्य में क्या हो सकता है हम इसका अनुमान कर सकते हैं। प्राचीन कविता के साथ आधुनिक कविता की तुलना करके हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि भविष्य में उसका रूप कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे वही बात है, बस डबल लाइन में इसको डाल दिया, ओके। उसका कैसा रूप होगा, यहाँ हम यही बतलाने की चेष्टा करेंगे कि प्राचीन काल में कविता की गति किधर थी। प्राचीन काल में, ठीक है, जब पहले का टाइम था, अर्ली पीरियड जो था, उसमें कविता की गति किधर थी, कविता में किस चीज़ को लेकर, किसे मोस्टली रचनाओं में हमें देखने को मिलता है, उसे आधुनिक रूप कैसे प्राप्त हुआ और अब उसकी गति किस ओर है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे डाला है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है। क्वेश्चन क्या डाला है कि हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन काल में कविता की गति किस ओर थी और उसे आधुनिक रूप कैसे प्राप्त हुआ और उसकी गति आगे के टाइम पे किस ओर हो सकती है, ठीक है। ये इनका क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसी क्वेश्चन को लेके ये अपनी आगे की आलोचना में बात करने वाले हैं। तो संसार में प्रविष्ट होते हैं, ठीक है, सबसे आदि काल के यहाँ पे पहुंच गए, क्योंकि इन्होंने पैराग्राफ चेंज किया। पैराग्राफ चेंज करना मतलब कि उन्होंने एक नई बात यहाँ पे शुरू की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि संसार में प्रविष्ट होते ही, मतलब प्रविष्ट होना यानी कि आना, ठीक है, प्रविष्ट होना, आना। तो यहाँ पे एकदम अर्ली पीरियड में पहुंच गए, जब मानव का जन्म हुआ था, या फिर वेद पुराण आख्यान के टाइम का, कि जब उस समय जब नया मानव था, उसकी जो चेतना थी, उसकी जो बुद्धि थी, उसके सामने जब उसने इस पूरे संसार को देखा तो उसकी क्या स्थिति रही, ठीक है। तो यहाँ पे वो वही चीज़ बता रहे कि जब संसार में मनुष्य प्रविष्ट हुआ, जब बाह्य जगत पे दृष्टिपात, बाह्य जगत यानी कि ये जो बाहर की दुनिया है, पेड़ पौधे, जंगल, हवा, नदी, पानी, झरने, इन सब चीज़ों को, चूंकि बाह्य जगत है, ठीक है, अंतरिक्ष हो गया, ब्रह्मांड हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, बाह्य जगत ही है। दृष्टिपात यानी कि नजर डालना, ओके, दृष्टिपात करना, बाह्य जगत दृष्टिपात करता है, तब वह एक बार ही आश्चर्य जगत में डूब जाता है। अगर आप अपनी दुनिया से, ये कॉपी किताब, पेन, टीवी, मोबाइल, सीरियल्स, इन सब चीज़ों को छोड़ के अगर आप प्रकृति में घूमोगे ना, तो आप एकदम शॉक रह जाओगे कि आखिर कैसे इतने सारे आसमान में तारे कैसे हैं, ये पृथ्वी हवा में कैसे तैर रही है, सूरज कैसे तैर रहा है, इतने सारे आकाश, ये सब कैसे है, ये पेड़ पौधा आखिर जिंदा कैसे, आखिर ये आया कैसे, इसका जन्म कैसे हुआ, ठीक है। आपके पास ऐसे हजारों क्वेश्चन होंगे जिसका जवाब साइंस के पास भी अभी तक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि वो आश्चर्य सागर में डूब जाता है। अनंत नभोमंडल, नभोमंडल यानी कि ब्रह्मांड हो गया, जो कि हमारे असर का आसमान है, ठीक है। नभोमंडल पर दैदीप्यमान, ठीक है गाइस, ये वर्ड देखो, दैदीप्यमान यानी कि जो कि उपस्थित है। असंख्य यानी कि बहुत सारी संख्या में। नक्षत्र समूह, नक्षत्र समूह क्या, यही सूरज, चंद्रमा, आकाश, मंगल, शुक्र, तारे, ये सब क्या है, ये नक्षत्र समूह है, ठीक है। पृथ्वी पर, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी अर्थ पर
अभ्र भेदनी पर्वतमाला। अभ्र भेदनी यानी कि जो आकाश को भेदती हुई और जमीन को भी भेदती हुई, जो कि आकाश में भी है और जमीन में भी है, इन सबको भेदती हुई पर्वतमाला है। ठीक है, बहुत सारे हिमालय पर्वत हैं। असीम जल राशि, असीम असीम यानी कि बहुत सारा, जल राशि ठीक है यानी कि पानी, जल को क्या है, राशि यहाँ पे कहा गया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा है, बहुत ज़्यादा असीम है। क्योंकि हम अगर देखते हैं तो पृथ्वी का चाहे 3/4 जो भाग है वो पानी पानी है, सिर्फ पानी, बहुत सारा पानी है पृथ्वी पे। भले ही वो खारा हो, मीठा, चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो है तो पानी है ना, जो कि पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में, और पृथ्वी पर लोग इतनी सी कम क्वांटिटी में फिर भी इस पानी को दूषित किए जा रहे हैं। देखो क्या टाइम आ गया। फिर आगे प्रकांड ज्वालामुखी, ठीक है, जो कि बहुत ही प्रकांड है, यानी कि बहुत ही बड़ा है, विनाशकारी है। फिर है भीषण जलप्रपात, यानी कि जलप्रपात जो होते हैं, सुनामी आती है, लहरें उठती हैं, तूफान आता है, ठीक है, जलप्रपात आते हैं, बारिश आती है, बाढ़ आती है, सब जलप्रपात ही है ना। तो इन सभी आदि दृश्यों को देखकर कौन मनुष्य विस्मय विमुग्ध ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड डाला है विस्मय विमुग्ध, यानी कि आश्चर्य, अचंभित। ठीक है, तो कौन व्यक्ति होगा ऐसी चीज़ों को देखकर एकदम शॉक नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगर कभी भूकंप आता है तो हम शॉक हो जाते, यार कैसे भूकंप आ गया, इतनी सारी बर्बादी कर दी, इतना बड़ा भूकंप आ गया। कोई भी अगर प्राकृतिक कोई घटना होती है तो इंसान हमेशा शॉक में ही चला जाता है ना। फिर आगे, विधाता ने इतना बड़ा आयोजन, ठीक है, विधाता ने इतना बड़ा आयोजन किसके लिए किया है, सॉरी, तो विधाता ने इतना बड़ा आयोजन किसके लिए किया है, यह सब है क्या, यह सब जानने के लिए मनुष्य का मन अवश्य ही उत्सुक हुआ होगा। सबसे पहले उन्होंने इन्हीं भावों को व्यक्त करने की चेष्टा की। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मेन बात यहाँ पे ये रखी, ठीक है, कि ये सब आखिर है क्या, और इसी भावना को व्यक्त करने की इन्होंने चेष्टा की। और संसार के प्राचीनतम काव्यों में इन्हीं की प्रधानता है। देखो यहाँ पे, देखो गाइस, यहाँ पे नोटिस करना सीखो। ठीक है, यहाँ पे इन्हीं भावों, कौन से भाव यहाँ पर है, यहाँ पे इन्हीं की प्रधानता रही। अगर आप इन वर्ड्स को अगर नोटिस करते हो और अगर आपको पेपर में आता है, कोई भी पैराग्राफ डाल देते हैं और उसमें ये इन्हीं, किन्हीं, इनके माध्यम से, उनके माध्यम से, तो इन वर्डों की ना मीनिंग आप समझ लो। अगर आप अभी नहीं समझोगे ना तो आपको आगे में जब आप खुद बैठ के पढ़ोगे ना तो आप थोड़ी कंफ्यूज हो जाओगे। हमारी मैम हमें यही कहती है कि इन वर्ड्स को समझा करो, ये वर्ड्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में डालते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इन्हीं की नहीं, ये जो ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें, ये सब चीज़ें वो जो देख रहे हैं, उनको देख कर, ये आकाश, धरती, आसमान, इन सबको देख कर उनके मन में जो फीलिंग आ रही है, जो भाव आ रहे हैं, उनको व्यक्त करने की चेष्टा करते हैं। संसार में, सॉरी गाइस, तो संसार में इन सभी को देखकर, जो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद जो मन में फीलिंग्स आई है, उसको भी व्यक्त करने की जो इन्होंने चेष्टा की है, वही हमें प्राचीनतम काव्यों में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, फिर से इन्होंने यहाँ पे एक बात रख दी। ठीक है, ये एक बात यहाँ पे इनकी खत्म हो गई। फिर इनका नेक्स्ट पैराग्राफ है, यानी कि इन्होंने यहाँ पे नई बात रखी है। विस्मय हमें तब भी होता है जब हम किसी बात को नहीं समझ सकते, है ना। सीधी सी बात है, हमें तभी विस्मय, अगर आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आपको भी कहीं ना कहीं विस्मय, यानी कि कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन मार्क आपको आ जाता है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ बात अधूरी सी रह जाती है ना। तो वही कहते हैं विस्मय होता है। तो विस्मय इंसान तब भी होता है जब उसे कोई बात समझ में नहीं आती है। सबसे पहले प्रकृति का पर्यवेक्षण करके मनुष्य विस्मित होता है। ठीक है, प्रकृति का पर्यवेक्षण यानी कि प्रकृति को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सर्वे करता है, उसको देखता है, उसकी रिपोर्ट तैयार करता है, तो तभी वो विस्मित होता है। क्योंकि उसके लिए प्रकृति के रहस्यपूर्ण ही रहती है, क्योंकि प्रकृति अभी भी रहस्यपूर्ण ही है और तब भी रहस्यपूर्ण ही थी, यानी कि रहस्य से भरी हुई है। जब वह विश्व के रहस्य का उद्घाटन करने में समर्थ नहीं होता, तब वह प्रकृति में एक दिव्य अनिर्वचनीय शक्ति का अनुभव करने लगता है। गाइस देखो, आपने सुना होगा ना कि निर्वाचन आयोग, ठीक है, चुनाव के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो निर्वाचन आयोग हमें आता देखने को। तो यहाँ पे वही देखो, अनिर्वचनीय शक्ति, ये वर्ड्स ना अपने आसपास थोड़ा नोटिस किया करो। ठीक है, तो यहाँ पे अनिर्वचनीय, निर्वचनीय का मतलब होता है चुनना, और अनिर्वचनीय यानी कि जिसे चुन नहीं सकते। तो यहाँ पे वही बात रखी गई है कि जब विश्व में रहस्य का उद्घाटन करने में समर्थ नहीं होता, जब वह कौन, मनुष्य, विश्व के रहस्य, वह मनुष्य,
ठीक है, वह जो है मनुष्य है, विश्व के रहस्यों का उद्घाटन, यानी कि विश्व में इतने सारे रहस्य हो रहे हैं वो उन सब का उद्घाटन नहीं कर पाता, असमर्थ हो जाता है, तो वह प्रकृति में, ठीक है, प्रकृति में एक दिव्य, दिव्य यानी कि कोई अदृश्य चीज की जिसके अंदर दिव्यता भरी हुई है, उस अनिर्वचनीय शक्ति जिसका वो चुनाव नहीं कर सकता, उस शक्ति का अनुमान करने लगता है। ठीक है, वो यहाँ पे एक ऐसी शक्ति को अनुभव करने लग जाता है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही, जैसे कि ईश्वर। हम मोस्टली यही कहते हैं विधाता, विधाता की देन है, ये सब ब्रह्मांड है, ब्रह्मा का दिया हुआ है। ठीक है, शिव, शक्ति, विष्णु, इंद्र, ये सभी देवी देवता हम मानते हैं ना, कि इन सब की ही कृपा से ये पूरा संसार जगत चल रहा है। ठीक है, जरा समझो। फिर से तो अनुभव करने लगता है। इसी समय देवताओं की कल्पना की जाती है। मनुष्य जल में वरुण देवता को प्रत्यक्ष देखता है। ठीक है, जल में किसे देखता है? वरुण देवता को देखता है। अनंत नभोमंडल में वह मूर्तिमान इंद्र का दर्शन करता है। पवन में शीतल स्पर्श में वह दैदीप्यमान जगदीश्वर के कर स्पर्श का अनुभव करता है। इस प्रकार प्रकृति को सजीव बनाते है ना, प्रकृति को सजीव बनाते हो, क्योंकि उसे मनुष्य के कहीं ना कहीं जो इंद्र है उसे मानवीय रूप दिया जाता है, वरुण को मानवीय रूप, देवी देवताओं को मानवीय रूप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने प्रकृति को जीवित कर दिया। मनुष्य का जो सम्मेलन हुआ वह ऐसे ही समय में संभव जान पड़ता है। ठीक है, मनुष्य का जो सम्मेलन हुआ यानी कि इन्होंने देवी देवताओं को मनुष्य के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की, तो यहाँ पे इन्होंने मनुष्य का सम्मेलन कर दिया। ये जो दिव्य शक्ति थी, ठीक है, जिसे समझ नहीं पाते थे, उसे मनुष्य के साथ जोड़ दिया, कहीं ना कहीं वो मनुष्य से कनेक्ट हो गया, है ना। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने मनुष्य से जोड़ दिया। अंदर ही अंदर जब आप कल्पना करोगे ना, अपने दिमाग में बात को घुमाओगे ना, तब आप बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग में चले जाओगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बाहर आ जाना, क्योंकि हमें पेपर देना है। ठीक है, ज़्यादा शौक में रहे तो पेपर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो वो मनुष्य का जो सम्मेलन हुआ वह ऐसे समय में संभव जान पड़ता है। उत्तर पश्चिम यूरोप में जो प्राचीन गाथाएं प्रचलित है, उनमें भी प्रकृति की शक्ति का अनुभव करके देवताओं की कल्पना की गई है। ठीक है गाइस, आशा करती हूँ आपको ये वाला पैराग्राफ समझ में आया होगा। आगे की आलोचना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है गाइस, मैं भी थोड़ा सा जा रही हूँ, बाय बाय। और जो समझ में ना आए आप प्लीज़ कमेंट कर देना, और पसंद आए तो लाइक भी कर देना। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं दिन तक अपलोड कर दूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।